हाँ भाई, इससे पहले कक्षा 8 के 2 पार्ट हो गए, 2 चैप्टर हो गए हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तीसरा चैप्टर अपने करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। कक्षा 8 चैप्टर नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। तो सबसे पहले बात करेंगे खनिज और शक्ति संसाधन। सबसे पहले बात करेंगे खनिज की। खनिज क्या होते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, किस तरीके से इनको निकाला जाता है, क्या उपयोग है इनके, ठीक है, उनके बारे में फिर बात करेंगे शक्ति संसाधनों की, ऊर्जा संसाधनों की या शक्ति संसाधनों की, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं खनिज की। देखो खनिज किस, पहला प्रश्न ही बनता है, देखो खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो देखो खनिज हमेशा प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक रूप, देखो प्राकृतिक रूप से, इसकी जो परिभाषा है वो देखो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ। देखो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं खनिज बोलते हैं। देखो प्रकृति में मिलते हैं ये प्राकृतिक रूप से, और इनको खनन के द्वारा निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है। प्राकृतिक से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, हर एक रासायनिक संगठन होता है। जैसे पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, खनिज ही होता है, वो भी, ठीक है, ग्रेफाइट होता है। तो दूसरा देखो इनका अलग अलग रासायनिक उपयोग, रासायनिक के आधार पर संगठन होता है। देखो जैसे पेट्रोल होता है, वो अगर बलता है, जलता है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए तो उसके एक अलग रासायनिक संगठन है ना। तो जैसे सोना हो गया, वो चमकता है तो उसका एक अलग, चमकदार है, उसका एक अलग रासायनिक संगठन होता है। यानी कि प्रत्येक खनिज जो होता है उसका एक अपना एक अलग रासायनिक संगठन होता है। तो देखो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक रासायनिक संगठन होता है खनिज कहलाता है, ठीक है। ये था पहला प्रश्न बनता अपने खनिज किसे कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो उसके बाद देखो खनिज के प्रकार। दूसरा प्रश्न ये भी बन जाएगा भी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो खनिज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। खनिजों के प्रकार देखो, नंबर 1 लिखो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। नंबर 2 लिखो अधात्विक खनिज। देखो एक तो धात्विक खनिज हो गया, दूसरा अधात्विक खनिज। खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज आगे क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। देखो सोना चांदी जो भी है, संगमरमर हो गया, जो भी है जिप्सम वगैरह, जो भी लोहा है सब हो गया, ये सारे खनिज होते हैं। और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। तो सबसे पहले ये इसका चार्ट है, ये देख लेना ढंग से, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। तो प्रश्न बनता है। दूसरा देखो खनिज किसे, खनिजों का वर्गीकरण करिए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण बताइए, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद में बात करते हैं अलग अलग से धात्विक खनिजों की, फिर अधात्विक की बात करेंगे। धात्विक खनिज की बात करते हैं। तो देखो भाई धात्विक खनिज, वह खनिज जिसमें धातु की मात्रा अवस्थित होती है, वह खनिज का, वह धात्विक खनिज कहलाता है। देखो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, वह प्राकृतिक खनिज जिसमें धातु की मात्रा होती है, धात्विक खनिज कहलाता है। अब धात्विक है, धात्विक रखे, धात्विक होता क्या है ये देखो। सबसे पहले देखो धात्विक, सीधी बात मैं बता देता हूँ,
कोई भी वस्तु जो एक कठोर होती है, धातु हमेशा कठोर होते हैं, नंबर 1 नंबर कठोर होता है। नंबर 2 इसकी विशेषता लिखो, धातु खनिज की विशेषता ये कठोर होता है। देखो इसके अंदर क्या है, अगर एक सिरे से मान लो लोहे की छड़ एक सिरे से विद्युत रखेंगे तो दूसरे सिरे पर विद्युत चली जाती है, यानी कि ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अच्छी तरीके से प्रवाह होता है, सुचालक होता है। 3 नंबर देखो, मान लो लोहे की छड़ है, एक तरफ से उसको गर्म करेंगे ना, ये लोहे की छड़ है, इसके एक तरीके से इधर गर्म करेंगे तो इसका से धीरे धीरे क्या पूरे अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये ऊष्मा को भी आगे बढ़ाती है, यानी कि ऊष्मा की भी सुचालक होती है। धातु का ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, तो लेके जाता है। चौथे देखो, ये चमकदार होती है, चमकदार, चमकीले होते हैं, चमक होती है इसके अंदर, ठीक है। धातु किसे कहते हैं, धातु एक कठोर पदार्थ होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है और इसमें चमक होती है, इसके एक चमक वाला पदार्थ होता है, ये होता है धातु, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। अब देखो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिसमें धातु की मात्रा अस्तित्व तो वो धात्विक खनिज होता है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, लोहा हो गया, लोहे से हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, मैग्नीज हो गया, एक धात्विक खनिज हो गई, ठीक है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक। लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। लोह धात्विक खनिज वो होता है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, चाहे थोड़ी मात्रा में चाहे ज्यादा मात्रा में, जिसमें क्या लोहे का अंश पाया जाता है। जैसे लोहा एयस्क हो गया, उसमें तो लोहा ही है, जैसे लोहा एयस्क हो गया, और उसके और देखो बॉक्साइट हो गया, ये क्या है, ये लोहा इसमें थोड़ी मात्रा में या ज्यादा मात्रा में लोहा पाया, जिसमें लोहा का चाहे थोड़ा पाया ज्यादा पाया तो वो क्या हो गया, लोह धात्विक खनिज हो गया। और देखो अलोह धात्विक, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वह धात्विक खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता अलोह धात्विक खनिज कहलाता है। वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता अलोह धात्विक खनिज कहलाता है, ठीक है। जैसे सोना चांदी, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये क्या, ये अलोह धात्विक खनिज होती है, ठीक है। तो ये अपने धात्विक खनिज हो गए। देख लो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। वो पूछ सकता है लोह धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, या अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। उदाहरण याद रखने हैं अच्छे तरीके से आप। अब देख लो उसके बाद देखते हैं अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वह अधात्विक खनिज होता है। जिसमें धातु नहीं पाई, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वह अधात्विक खनिज होता है, ठीक है भाई। जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता अधात्विक खनिज होता है। जैसे जिप्सम हो गया, संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। देखो जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर, अभ्रक। देखो चूना पत्थर का सीमेंट में प्रयोग होता है, जिप्सम का होता है, अभ्रक के अलग अलग प्रयोग होते हैं, है ना। तो ये क्या अधात्विक खनिज, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है अधात्विक खनिज होते हैं। देखो ईंधन खनिज होते हैं ना, जो ईंधन खनिज जैसे पेट्रोलियम, कोयला वगैरह हुआ, ईंधन खनिज भी अधात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, याद रखना। अलग लाइन लिख लेना, इसकी अंडरलाइन कर लेना, एक अलग लाइन लिख के। ईंधन खनिज भी अधात्विक खनिज होते हैं, याद रखनी ये बात। धात्विक खनिज कौन से थे, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता
वो धात्विक खनिज अधात्विक खनिज होते हैं, जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर और अभ्रक। ठीक है, उदाहरण याद रखने हैं, याद ढंग से देख लेना। देखो ईंधन खनिज भी अधात्विक, जैसे पेट्रोलियम, कोयला वगैरह जो हो जाता है वो ईंधन खनिज में जो जलती है ना, जो चीज ईंधन के रूप में, ठीक है, वो ईंधन खनिज जो होता है। ठीक है, तो ये भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत ही आता है। अब देखो खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों को निकालेंगे कैसे, वो देखो, खनिजों को निकालने की विधि, खनिजों का निष्कर्षण। वो प्रश्न पूछ सकता है खनिजों का निष्कर्षण कैसे, खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है बताइए, तो ढंग से देख लेना, ढंग से देख लेना, समझ में आ जाएगा। खनिजों का निष्कर्षण, खनिजों का निष्कर्षण, ठीक है, खनिजों का निष्कर्षण होता है, ये 3 विधियों से होता है, याद रखना। ठीक है भाई, नंबर 1 आखनन, नंबर 2 खनन, और नंबर 3 प्रवेदन। जो खनिजों का निष्कर्षण निकाला जाता है 3 तरीकों से, आखनन, खनन और प्रवेदन। अब खनन भी आगे 3 तरीके से होता है। ठीक है, विवृत खनन और कूपकी खनन। देखो विवृत खनन और कूपकी खनन 2 प्रकार से खनिजों को निकाला जाता है इसके अंदर। सबसे पहले बात, ये ढंग से देख लो, खनिजों का निष्कर्षण 3 प्रकार से, आखनन, खनन और प्रवेदन विधि के द्वारा, 3 विधियां निकालने की। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आखनन की। आखनन, आखनन किस तरीके से होता है, देखो अपनी पृथ्वी है, जो अपना धरातल है, ठीक है, तो धरातल की ऊपरी सतह होगी, मान लो ये कोई पेड़ हो गया, इस तरीके से ऊपर पेड़ होते हैं ना, ये धातु खनिज है ना, तो कोई पदार्थ यहाँ पर पड़ा है, चूना पत्थर वगैरह यहाँ पर पड़ा है, ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या ऊपरी जो परत है, ये जो परत है, इसको क्या हटा देंगे, इसको जो हटा देंगे और इसको, इस पदार्थ को, अपने इस खनिज को निकाल लेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया आखनन। देखो आसान भी दिया, ये धरातल की सतह होगी, तो इसके थोड़ी सी 4-5 फुट 10 फुट के नीचे पड़ेगी, उसको आराम से ये जो मिट्टी है, इसको धरातल को खुद साइड में करके और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आखनन, ये आखनन की विधि है। अब दूसरी विधि कौन सी है, खनन। खनन 2 प्रकार से किया जाता है। खनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहली होगी विवृत खनन। देखो विवृत खनन कैसे होता है, ये धरातल हो गया, ये धरातल हो गया, ये कोई पेड़ हो गया उस पर, है ना, एक तरीके से, यानी ये धरातल है पृथ्वी का, धरती का, ठीक है। ये मान लो कोई लोहा वस्तु पड़ी है, यहां पर पड़ी कोई लोहा वस्तु पड़ी है ना, इसको निकालना ऐसा तो है नहीं कि ये, इसको किस तरीके से निकालेंगे, ये जो मिट्टी है इसको क्या है साइड में कर देंगे, इसको मिट्टी को साइड में कर देंगे, और यहाँ पर क्या एक तरीके का मिट्टी का ढेर लग जाएगा ना, ये जो पदार्थ वगैरह निकलेंगे, मिट्टी का ढेर इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे अपने, जैसे डिग्गी वगैरह बनाते हैं तो वो निकालते हैं ना, और इस वस्तु को क्या अपने निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मिट्टी वगैरह होगी, जो अन्य चीजें निकलेंगी, उस चीज को क्या इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा करते जाएंगे और लोहा खनिज को निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया विवृत खनन। अब तीसरी देख लो, कूपकी खनन। कूपकी खनन कैसे होता है, देखो कूपकी खनन, ये धरातल हो गया, वही इस तरीके से पेड़ बना दो, ये पेड़ हो गया। देखो काफी नीचे
मान लो बड़ा लोहा खनिज है ना, तो अब उस तरीके से इतना तो है नहीं भी इस तरीके से इतना इकट्ठा कर दे, यहाँ पर मिट्टी को उस तरीके से टिब्बा लगाकर इकट्ठा कर दे, ऐसा इतनी इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, ये इतनी ज्यादा, इतना तो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसको क्या करते हैं, एक चौड़ा सा कुआं खोद लेते हैं, कुआं खोद लेते हैं और इसको कुएं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुएं को क्या बोलते हैं, कूप बोलते हैं, कुएं को बोलते हैं कूप। इस विधि से कुएं की विधि के द्वारा इसको निकालते हैं कूप, और इस पूरी विधि को क्या कह देंगे अपने, कूप की। ये कुआं बनाया है, कुएं से इसको निकाला है, लोहे खनिज को या कोई भी पदार्थ वस्तु उसको निकाला है, तो उसको बोलते हैं कुआं या कूप बोलते हैं, और पूरी की पूरी विधि किसको बोलते हैं, कूप की विधि। तो ये थी कूप की विधि खनन। अब तीसरी देखो निकालने की जो विधि है वो है प्रवेदन विधि। प्रवेदन विधि कैसे होती है, देखो प्रवेदन विधि, ये मान लो पृथ्वी की सतह हो गई, ये कोई पेड़ हो गया, तो प्रवेदन विधि वहां पर इस्तेमाल की जाती है जो बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर हो, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया है ना, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अंदर नीचे मिलते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस होगी, पेट्रोलियम पदार्थ होगी, ये काफी नीचे होते हैं, बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये मिले हैं पेट्रोलियम वगैरह, तो इसको निकालेंगे, पता क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा सा कुआं, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना छोटा कुआं लगाना पड़ता है, ठीक है। इसको इस विधि के द्वारा बिल्कुल छोटे से कुएं के द्वारा इसको मशीनों के द्वारा इस चीज को निकाला जाता है। नहीं तो इतना बड़ा ये मटेरियल निकालने कहाँ रखने की जगह नहीं होती, इतना बड़ा निकालने दिक्कत बहुत है, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है इसके अंदर। तो इसको छोटे से कुएं की तरह मशीनें अंदर लगा दी जाती हैं, उसके द्वारा इन चीजों को निकाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता, और ये खनिज और इनको पेट्रोलियम पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाए, प्राकृतिक गैस उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये थी खनिजों का निष्कर्षण की विधियां, तीनों विधियां पढ़ ली अपने, आखनन, खनन और प्रवेदन। खनन दो प्रकार की थी, कूप की और विवृत, ठीक है। अब आगे देखो, खनिजों का निष्कर्षण हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो खनिज जो होते हैं ऐसे नहीं मिलते भी सोना जैसे मिला उसको नीचे मिला उसको जाके कान में पहन लिया या जो भी है, ऐसे नहीं मिलता। ये बिल्कुल मुलायम अवस्था में मिलते हैं, कच्ची पदार्थ के रूप में मिलते हैं वहां पर, फिर इनको फैक्ट्रियों में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं ऐसे नहीं मिलते जी, सीधा बाइक में डाल लिया, मिला, निकाला। इनको अलग अलग से वस्तु निकलती है मशीनों में, परिष्कृत होते हैं अलग अलग तरीके से, फिर ये बनते हैं। जो सोना मिलता है बिल्कुल लचीली अवस्था मिलता है, चाहे इसकी बहुत लंबी तार बन जाएगी, इतना लचीला, ये कठोर नहीं मिलता है इस तरीके से। तो उसके बाद में जो शोधन वगैरह शोधनशालाओं में ले जाया जाता है, वहां पर शोधन होता है इनका। पेट्रोलियम वगैरह है जैसे, तो पेट्रोल सीधा नहीं मिलता, उसके अंदर कच्चा तेल मिलता है, उसको बाद में डीजल वगैरह निकाला जाता है, अलग कैरोसिन, मोम वगैरह जो निकाली जाती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये थी खनन। देखो अब इनका खनिजों का देखो संरक्षण कैसे करेंगे, खनिजों का संरक्षण। देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक, तो इन खनिजों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है खनिजों का, तो इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। एक तो खनिजों का सदुपयोग किया जाए, अच्छी तरीके से सदुपयोग किया जाए। नंबर 2 कौन सी होगी, जनसंख्या को भी कम किया जाए, ताकि क्योंकि ये खनिज ना सीमित मात्रा में ही है, ठीक है, और इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए इनका जो बहुत सीमित मात्रा में है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई भी संसाधन नहीं बचेगा, खनिज वगैरह बचेंगे नहीं, इनका अच्छी तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। और दूसरा भी धातुओं का पुनर्चक्रण करके भी, ये दोबारा 3 बार प्रयोग करके धातुओं का पुनर्चक्रण के द्वारा भी इनका संरक्षण किया जाता है। देखो जब से खनिजों का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए, सदुपयोग करना,
ज्यादा दुरुपयोग न करना उनका, और धातुओं को जो होते हैं उनका दोबारा पुनर्चक्रण, यानी पुनर्चक्रण के द्वारा भी इनका पुनर्चक्रण किया जाए धातुओं का। तो यही विधि है खनिजों के संरक्षण की। नहीं तो कोई विधि, क्योंकि ये सीमित मात्रा में इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं खनिजों को बनने में, ठीक है। तो ये हो गई खनिजों का संरक्षण, ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद देखो खनिज हो गए अपने कंप्लीट भी, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपने ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन किसे कहते हैं। ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन, ठीक है। देखो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत पदार्थ वो होते हैं जिनको बहुत लंबे समय से पुराने समय से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, परंपरागत संसाधन हो गए, जैसे कोयला वगैरह जो हो गया। गैर परंपरागत संसाधन जैसे सौर ऊर्जा वगैरह जो बाद में प्रयोग करने लगी है। परंपरागत तो जैसे परंपरा नहीं तो अपनी परंपरा चलती आ रही है, उस तरीके से पुराने समय से जिनका प्रयोग चलता आ रहा है वो परंपरागत संसाधन हो गए, ठीक है। देखो जो लंबे समय सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं परंपरागत संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे ईंधन वगैरह हो गया, ये क्या हो गया, इन्हीं के अंतर ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले देखो ईंधन किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनता है ना। तो ईंधन किसे कहते हैं वो देख लो भाई। ईंधन क्या होती है, ईंधन क्या क्या चीज है ईंधन, ठीक है। तो देखो इसका उपयोग अपने घरेलू खाने वगैरह पकाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ईंधन होता है। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो क्या होगा, वो ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला वगैरह जो होते हैं वो ईंधन ही होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह जो भी ये ईंधन ही होगी, ठीक है, क्योंकि इनसे ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। और ऊष्मा प्राप्त करने या अपने घरों में खाना वगैरह पकाते हैं कोयलों वगैरह, तो जब गैस वगैरह जो होती है उस ईंधन खनिज में ही आ जाती है, क्योंकि ऊष्मा ही तो मिलती है ना। तो ये चीजें क्या होगी, ईंधन खनिज होगी, ठीक है, ईंधन संसाधन में आ जाते हैं। तो ये बने कैसे थे, देखो पौधों और जानवरों के जो अवशेष थे ना, तो पौधों जानवरों के अवशेष वर्षों तक धरती के नीचे, यानी धरती के अंदर दबे, पौधों और जानवरों के अवशेष धरती के अंदर लंबे समय तक दबे रहे, और वहां पर जो ऊष्मा थी, यानी ऊष्मा का सेक था, यानी गर्म थी, और दबाव के कारण ये क्या है, खनिजों में बदल गई ये। यानी कि जो पौधों और जानवरों के अवशेष जो थे वो ताप और दाब के कारण खनिज में बदल गए, ठीक है। ये इस तरीके से बनते हैं, यानी कि दाब, उसके बाद जीवाश्म ईंधन वगैरह ये बनते हैं, ठीक है भाई। तो ईंधन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं वो देख लो। कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन खनिज देख लो कौन कौन से होते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। देखो ईंधन के ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ईंधन खनिज कौन कौन से होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्राकृतिक गैस। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, या और भी हैं, तो मुख्य रूप से ये तीन ही है, ठीक है। उदाहरण देख लेना, ईंधन खनिज कौन से हैं, उदाहरण ही पूछ सकता है वो आपसे, याद रखना, ठीक है ना। इनको पूछे पेट्रोलियम किस प्रकार का खनिज है, तो ये ईंधन खनिज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कोयले की। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के, तो देखिए परंपरागत गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन होते हैं जो लंबे समय से हम इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। कोयला ईंधन खनिज है, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग घरेलू ईंधन, यानी घरेलू ईंधन उद्योगों, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग यानी कि घरों के अंदर खाना वगैरह बनाने में करते हैं। जो कोयला नीचे से निकलता है, पक्का कोयला जो होता है, घरेलू ईंधन उद्योगों, जैसे लोहे ऐसे उद्योग हो गए, वहां पर जलाने के लिए
उद्योगों, लोहा इस्पात वहां पर लोहे को जलाने के लिए इनके अपने लोहार के पास जाते तो कच्चे कोयले से सेक करते ना, गर्म करते उसी तरीके से बड़े वहां पर बड़ा पक्का कोयला लगता है, ठीक है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा खनिज वगैरह उनको उद्योगों, वाष्प इंजनों जो भाप वाले इंजन होते हैं वहां पर कोयले वाले जो थे वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं जैसे सूत्रगढ़ के अपने नजदीकी सूत्रगढ़ थर्मल है ना, तो वहां पर क्या विद्युत उत्पन्न कोयले से प्राप्त की जाती है, विद्युत उत्पन्न में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो कोयले का प्रयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग घरेलू ईंधनों उद्योगों में, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में कोयले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। और ये कहाँ मिलता है? देखो मुख्य रूप से विश्व में अग्रणी जो उत्पादक देश है सर्वाधिक मिलता है चीन के अंदर, ठीक है। चीन के बाद मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद में ये मिलता है जर्मनी, रूस, ठीक है। भारत में देखो भारत में कहां मिलता है? भारत में मिलता है ये, भारत में ये मिलता है भाई रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, रानीगंज कहां पर है? जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, वहां पर मिलता है। और देखो झारखंड में मिलता है बोकारो, जरिया स्थान है, कौन कौन स्थान है? बोकारो, जरिया, ठीक है। ये कहां पर है? झारखंड में है। भारत में मुख्य रूप से यहीं पर ही मिलता है, ठीक है। कहां पर मिलता है भाई? भारत में रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर है, बोकारो, जरिया झारखंड के अंदर स्थित है कोयला, यहां पर ही मिलता है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में अपने बात करते हैं पेट्रोलियम की, ठीक है। चलो पेट्रोलियम को अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना इस तरीके से प्रश्न बना के देख लेना। खनिज किसे कहते हैं, धातु खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इनका चार्ट वगैरह वो अपने प्रश्नों के हिसाब से बना लेना भी, ठीक है, अच्छे तरीके से लिख लेना। बाकी कल करेंगे, कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न उत्तर कर लेंगे इसका। कक्षा 8 का पाठ चला, तीसरा लेसन चल रहा था ये।